तो दोस्तों आप लोगों का रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें से 17 जून के सभी शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग 17 जून के सभी शिफ्ट को मिलाकर यहाँ पर 75 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, इसलिए ये वीडियो भी लास्ट मतलब आपको लेट मिल रहा है। उसका रीज़न है कि 22 तारीख तक आप लोगों का टेलीग्राम जो है बैन है, जिस वजह से क्वेश्चन टाइम पर नहीं मिल पाए हैं और सभी क्वेश्चन भी नहीं मिल पाए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 17 जून के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि रेलवे के सभी एग्जाम के तुरंत एग्जाम के बाद जो है आपको यहाँ पर एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है तीनों शिफ्ट के कंबाइंड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1912 के दिल्ली षड्यंत्र मामले यानी हार्डिंग बम कांड के पीछे कौन से प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी मास्टरमाइंड थे। तो देखिए जो ये दिल्ली षड्यंत्र मामला था, तो ये 23 दिसंबर 1912 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंका गया था। और इस योजना के मुख्य सूत्रधार जो थे यानी मास्टरमाइंड जो थे वो रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल थे। तो यहाँ पर आपको रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल जो है बी ऑप्शन में मिल जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे क्वेश्चन कि बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है यानी फोक डांस है। तो यहाँ पर देखिए जो बिहू है ये काफ़ी प्रचलित है, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए बिहू क्या है कि बिहू असम का सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य और त्यौहार है, जो मुख्य रूप से फसल के कटाई के मौसम में असमिया लोगों द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि किस मौके पर ये बिहू नृत्य किया जाता है। ये फसल के कटाई के मौके पर किया जाता है और ये असम का जो है बहुप्रचलित लोक प्रिय पारंपरिक लोक नृत्य है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में असम मिल जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, साइंस से पूछा गया था। तो देखिए जो आपका त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण यानी एसिलरेशन कहते हैं। क्योंकि वेग का मात्रक जो होता है वह मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए इसे समय यानी सेकंड से दोबारा विभाजित करने पर त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। जो कि यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन से ऑप्शन में मिल जाता है, बी ऑप्शन में। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को जोड़ने यानी जोड़ने को डकिंग कहा जाता है अंतरिक्ष में, और अलग करने की तकनीक का प्रदर्शन करने वाले इसरो के प्रमुख मिशन का नाम क्या था। ये जो है थोड़ा सा इसरो से रिलेटेड पूछा गया था। तो देखिए जो स्पाडेक्स या स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसरो का एक महत्वपूर्ण मिशन था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को आपस में सुरक्षित जोड़ने और उन दोनों को अलग करने की तकनीक का परीक्षण करना था। और यह भविष्य के स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो ये कौन से अंतर्गत आया, स्पेस डेक्स के अंतर्गत, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि झीलों में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण सुपोषण यानी शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है यानी यूट्रोफिकेशन होता है। तो किसके वृद्धि से, ठीक है, अधिकता के कारण। तो आपको डिटेल में बता दें कि जब पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो शैवाल यानी एलग बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और इस प्रक्रिया को सुपोषण यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो किसके वजह से, यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस
जो कि आपको यहाँ पर बी ऑप्शन में मिल जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कुछ आपके एग्जाम में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, आपके द्वारा क्वेश्चन भेजे गए हैं ऑप्शन नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे मिलता जुलता पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में कृषि अपशिष्ट और डिटर्जेंट के माध्यम से मिलने वाले नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन के मुख्य कारक होते हैं। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस यहाँ पर भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में चेंजेस देखने को मिल सकता है, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वही आपको यहाँ पर भी रहेगा, बाकी उसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक जीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है? तो देखिए पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, उनके नाम पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए सबसे अधिक मैच जीतने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जो कि काफ़ी पॉपुलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है प्लेयर हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो होगा, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे क्वेश्चन कि ममलुक वंश यानी गुलाम वंश के किस शासक ने भारत में एकता प्रणाली के संस्थागत दर्जा प्रदान किया? अब कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन रहे होंगे, आपसे पूछे गए थे। तो देखिए जो दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली थी, जिसमें सैनिकों और अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि का राजस्व दिया जाता था, तो उसको सुल्तान इल्तुतमिश ने सुव्यवस्थित और संस्थागत रूप से लागू किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर इल्तुतमिश मेरे को याद है यहाँ से एक क्वेश्चन पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया था, तो यहाँ पर इल्तुतमिश हो जाएगा आपका जो राइट ऑप्शन होगा, सुल्तान इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक समुद्दीन इल्तुतमिश, हाँ यहाँ पर बी ऑप्शन में मिल जाता है। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बात कर रहे थे कि पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो पूछा गया था कि जो रजिया सुल्तान है ये किसकी बेटी थी? तो जो ये रजिया सुल्तान है ना, तो ये इल्तुतमिश की ही बेटी थी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, आगे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एनटीपीसी का एग्जाम देख रहे हैं, ठीक है, तो एनटीपीसी में ही पूछा जाएगा। आपको आने वाले सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सभी रेलवे के जो एग्जाम होते हैं वो टीसीएस ही कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में अडानी और गूगल की साझेदारी में देश का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर हब बनाया जा रहा है? तो देखिए तेलंगाना राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको एआई कहा जाता है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए अडानी समूह और गूगल की बड़ी साझेदारियों के तहत अत्याधुनिक और विशाल डाटा सेंटर हब का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए कोरम यानी गणपूर्ति का प्रावधान किया गया है? तो देखिए अगर डिटेल में इसके बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के मतलब 103 गा कहा जाए तो वो भी चलेगा, ठीक है, अनुसार संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही चलाने के लिए न्यूनतम कोरम यानी गणपूर्ति कहा जाए तो सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग यानी 10% होना अनिवार्य होता है। तो 103 यहाँ पर मिल जाएगा। तो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत आता है, जो कि बी ऑप्शन में मिल जाता है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि कंप्यूटर सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़, घटाव और तार्किक तुलना जैसे कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए जो कंप्यूटर होता है उसमें सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसमें जो है जोड़, घटाना या फिर तार्किक तुलना, कंपैरिजन जो होते हैं वो कौन करता है? आपके पास कुछ इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे,
अगर बात करें तो देखिए एएलयू जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका मुख्य कार्य जो होता है तो वो सभी प्रकार की गणितीय गणनाएँ करना, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, तार्किक तुलनाएँ यानी लॉजिकल कंपैरिजन जो होते हैं तो ये एएलयू के अंतर्गत आते हैं। तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बी ऑप्शन में मिल जाता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था आप लोगों से कि जैनी सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में अपना लगातार दूसरा पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल खिताब जीतने के लिए फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो आपका जो है क्वेश्चन में ही मिल जाता है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 हुआ तो उसमें मेंस सिंगल में पुरुष एकल में खिताब किसने जीता, तो वो था जैनिक सिनर। ठीक है, अब पूछा गया था कि किसको हराकर ये विजेता बने। तो देखिए अगर बात करें जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष के एकल वर्ग में फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए अलेक्जेंडर जेवरेक को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैनिक यहाँ पर अलेक्जेंडर जेवरेक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 से पहले अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग आधार के रूप में किया जाता था। और कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन दिए गए थे। अगर बात करें तो 1978 के जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके आंतरिक अशांत यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्मेड रिबेलियन शब्द को जोड़ा गया ताकि आपातकाल स्थिति में प्रावधानों का दुरुपयोग रोका जा सके। तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेड रिबेलियन सशस्त्र विद्रोह आपका राइट आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन में आपको दिया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था आप लोगों से कि द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी लघु कहानी के लेखक कौन है। तो देखिए जो द लोनलीनेस ऑफ इंडिया एंड सनी की बात करें तो यह एक प्रसिद्ध लघु कहानी प्रख्यात भारतीय अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई है, जो अपनी रचनाओं में मानवीय संबंधों और अकेलेपन के पहलुओं को गहराई से दर्शाती है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, झुम्पा लाहिड़ी, जो कि ऑप्शन में किस मिल जाता है, बी में। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था आप लोगों से 15 नंबर में कि हिंदुस्तानी संगीत में किसी भी ताल चक्र यानी ताल की पहली मात्रा को क्या कहा जाता है। तो देखिए ताल की जो सबसे पहली मात्रा होती है और महत्वपूर्ण मात्रा होती है उसको सम कहा जाता है, जहां मुख्य रूप से गायन या वादन का लयबद्ध ठहराव या उठान होता है। तो यहाँ पर सम आपका राइट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था आप लोगों से कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मूल रूप से बोली जाने वाली द्रविड़ भाषा कौन सी है। तो देखिए जो पाकिस्तान है उसमें एक अलग से है भाग बलूचिस्तान, तो वहाँ पर ब्राहुई एक अनूठी द्रविड़ भाषा है जो भारत के दक्षिणी हिस्से से दूर मुख्य रूप से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, जहाँ पर भारत का सपोर्ट इस समय बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ब्राहुई आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था 17 नंबर में कि विधानसभा के अध्यक्ष का जो स्पीकर होते हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जो भारतीय संविधान के नियम अनुसार बात कही जाए तो विधानसभा के निर्वाचित जो सदन के सदस्य होते हैं तो उनकी पहली बैठकों के दौरान ही अपने सदस्यों से बहुमत के आधार पर अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, यानी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्य नागरिकों के हाँ, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। विधानसभा के सदस्यों द्वारा
अपनों के बीच में यानी अपने सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है, जो कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ढक्कन क्षेत्र के सातवाहन राजवंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया है। तो देखिए तीसरी शताब्दी की शुरुआत में जो ढक्कन का पठार था, विशेषकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में सातवाहनों के पतन के बाद जो है कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इच्छावुक राजवंश ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, तो यहाँ पर इच्छावुक राजवंश जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसने बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीमेबल का रूप लिया था। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ इस तरीके से पूछा गया था क्वेश्चन कि 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने आधिकारिक तौर पर एक स्थायी सदस्य के रूप में ब्रिक्स में प्रवेश किया। ऑप्शन आपके लिए कुछ इस तरीके से दिए गए थे, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और कजाकिस्तान। तो देखिए अगर बात करें कजाकिस्तान की, तो इसमें 2025 में आयोजित 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, तो उसके दौरान औपचारिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए संगठन का स्थायी सदस्य ग्रहण की थी सदस्यता। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका कजाकिस्तान, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मधुमेह के रोगी जो मधुमेह के रोगी होते हैं, तो उनमें अत्यधिक या बार बार पेशाब आने के लक्षण का वर्णन करने के लिए किस चिकित्सा शब्द का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो साइंस होता है चिकित्सा विज्ञान, तो उसमें मधुमेह जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है, तो उसके मरीजों में होने वाले अत्यधिक या बार बार यूरिन के आने के लक्षण जो है को पॉलीयूरिया कहा जाता है, जो शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ाने का कारण बनता है। तो यहाँ पर पॉलीयूरिया जो है आपको ए ऑप्शन में मिल जाता है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि जब प्रकाश की किरणें तिरछे रूप से हवा से पानी में यात्रा करती हैं, तो क्या परिवर्तन देखा जाता है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जब प्रकाश की किरण होती है वो विरल माध्यम से हवा से सघन माध्यम यानी पानी में प्रवेश करती है, क्योंकि जो हवा होती है वो विरल माध्यम कहलाता है और पानी सघन होता है। तो उसमें जब पानी में प्रवेश करती है तो अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण उसकी गति धीमी हो जाती है और वह अभिलंब ये जो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश की गति धीमी हो जाती है और यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यही परिवर्तन देखा जाता है, तो जो कि आपको बी ऑप्शन में मिल जाता है। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि पारंपरिक नृत्य रूपों में बिना शब्दों के जटिल कहानियां या विचारों को संप्रेषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सटीक हाथ और उंगली के इशारे को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। देखिए आप लोगों को डिटेल में बता दें कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में जैसे भरतनाट्यम या कथकली में हाथों और उंगलियों के बीच विभिन्न प्रकार के विशिष्ट इशारों की मुद्राएं मतलब इशारों को मुद्राएं कहा जाता है, जिसका उपयोग भावनाओं और कथाओं को व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर इंडिकेट किया गया है भरतनाट्यम और कथकली। ठीक है, तो अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य का है, कथकली कहाँ का है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये केरल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर मुद्राएं जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन हस्त मुद्राएं मुद्रास जो है ए ऑप्शन में मिल जाता है। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में
पूछा गया था कि जम्मू और कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नकदी फल विशेष रूप से शुष्क फल उगाया जाता है। अब यहाँ पर काजू, अखरोट, नारियल, मूंगफली। तो देखिए अगर बात करें कुछ इस तरीके से ऑप्शन थे। डिटेल में बात करें तो जम्मू और कश्मीर जो है तो यहाँ की एक अलग ही जलवायु होती है और यहाँ पर हिमालयी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ पर अखरोट जो होते हैं, वालनट और बादाम जैसी उच्च गुणवत्ता वाले ड्राई फ्रूट्स बड़े पैमाने पर मास प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये नकदी फसल के रूप में उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर अखरोट और बादाम की बात कही गई है, तो अखरोट यहाँ पर बी ऑप्शन में आपको मिल जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 25 मई में किस भारतीय लेखिका ने अपने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीतकर इतिहास रचा और यह कन्नड़ भाषा से अनुवादित होने वाली पहली पुस्तक थी। तो इसके जो है कौन थे लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प की बात करें तो यहाँ पर देखिए डिटेल में हमने नोट कर लिया है कि प्रसिद्ध जो लेखिका थी वो बानू मुश्ताक थी और उन्होंने कन्नड़ भाषा में अनुवादित अपने उत्कृष्ट कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतकर भारतीय साहित्य जगत में एक नया इतिहास रचा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बानू मुश्ताक राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में मिल जाता है, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन में मिल जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था आप लोगों से कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई हब कहाँ बनाया जा रहा है। तो देखिए वैश्विक तकनीक दिग्गज गूगल द्वारा अमेरिका से बाहर अपना सबसे बड़ा और आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको एआई कहा जाता है, तो एआई के डेवलपमेंट सेंटर अब हैदराबाद में भारत में स्थापित किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर अमेरिका के बाहर की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका जो है हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब पूछा जा सकता है कि ये किसके सहयोग से, तो ये जो है गूगल और भारत के जो है अडानी ग्रुप के साथ जो है ये किया जा रहा है। नेक्स्ट पूछा गया था कि 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद बंगाल के किस शाही फरमान यानी दस्तक का दुरुपयोग समाप्त कर दिया गया था और उसे पूरी तरीके से बदल दिया गया था। तो देखिए जो मुगल सम्राट थे फर्रुखसियार द्वारा 1717 ईस्वी में जारी किए गए फरमान व्यापारिक पास या दस्तक का ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार के लिए अत्याधुनिक दुरुपयोग किया जाता था, जिसके कारण जो है प्लासी की ऐतिहासिक जीत के बाद अंग्रेजों ने अपने अनुकूल जो है अपने अनुसार बदल दिया था। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सम्राट फर्रुखसियार द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार की बात की जाए तो हमारे मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था तो उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाए जाने के बाद अब भारतीय नागरिकों के पास कुल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। अब कौन कौन से हैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर उसको बताएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है, यहाँ पर 24 मिनट तक बन चुका है, लेकिन अभी हम लोग केवल 28 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे कि आज़ादी के बाद भारत ने तीव्र औद्योगिकीकरण और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाने के लिए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो देखिए भारत ने जो स्वतंत्रता के बाद निजी क्षेत्र के विकास और सार्वजनिक कल्याण दोनों को समान महत्व देने के उद्देश्य से पूंजीवाद और समाजवाद के मिश्रण वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। तो यहाँ पर मिक्सड इकोनॉमी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जो इसे थकान या एकाग्रता की कमी के संकेत दिखाए बिना लंबे समय तक दोहराए जाने वाले कार्य की अनुमति देता है। तो देखिए, अगर सिंपल में इसको डिटेल में डिस्कस करें तो कंप्यूटर की जो थकने, बोर होने या ध्यान भटकने की इस अशुद्ध क्षमता को डिलीजेंस कहा जाता है या कर्मठता कहा जाता है, जिसके कारण यह बिना मानवीय त्रुटि के लगातार एक ही गति से कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिलीजेंस, परिश्रम, कर्मठता जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था आप लोगों से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों यानी पंचायती राज व्यवस्था जो थी उसके गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए, अगर सिंपल से बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 बी के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को त्रिस्तरीय गठन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत्स का अनिवार्य प्रावधान किया गया था। जैसे ग्राम पंचायत होता है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, 3 स्तरीय होता है। तो ग्राम पंचायत तो वो है, जनपद पंचायत आपका मध्यमवर्ती हो जाता है, ब्लॉक जिसको बोला जाता है, और जिला स्तरीय को जिला स्तर पर जिला पंचायत कहा जाता है। तो अनुच्छेद 243 बी में ये मेंशन है, तो बी ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाता है। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में इसमें किसमें हाव भाव का प्रयोग नृत्य में किया जाता है। क्या पूछा गया था, किसमें हाव भाव का प्रयोग नृत्य में किया जाता है जिससे कोई मुख्य शारीरिक गतिविधि शामिल नहीं होती है। तो देखिए, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं तो उसमें नृत्याभाग में बिना किसी बड़े शारीरिक या पैरों के मूवमेंट के केवल चेहरे के हाव भाव यानी एक्सप्रेशन और हस्त मुद्राओं के माध्यम से रस और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। जबकि जो नृत्य होता है तो उसमें शुद्ध रूप से तकनीकी शारीरिक गतिविधियों पर आधारित होता है, जिसको हमारे यहाँ जो है डांस बोला जाता है। ठीक है, तो वो नहीं होता है, इसमें शारीरिक कोई भी मूवमेंट नहीं रहता है, केवल हाव भाव एक्सप्रेशन होते हैं उसके माध्यम से। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो नृत्य हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको मिल जाता, सी ऑप्शन में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान दिल्ली के किस प्रकार के संचार और वैश्विक संवाद से जुड़े सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन दिए गए थे, जिसको हमने समझने के लिए जो है आप लोगों को दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मेंशन कर दिया है। तो देखिए, नई दिल्ली स्थित जो भारत मंडपम है वह एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर है, जिसे विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, जनसंचार और मेगा टेक सम्मेलनों जैसे G20 शिखर सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के आयोजन के लिए तैयार किया गया है। तो यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान दक्षिण विजय का नेतृत्व किस मुख्य सेनापति ने किया था। तो कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन दिए गए थे, जाफर खान, मलिक कफूर, नसरत खान और उलूग खान। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रसिद्ध दास और सैन्य कमांडर थे वह मलिक काफूर थे। ठीक है, तो यहाँ पर मलिक काफूर राइट आंसर होगा, जिनको जो है 1000 दीनारी भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है कि जो मलिक कफूर हैं अलाउद्दीन खिलजी के दास, तो उनका दूसरा नाम उनको किस नाम से पुकारा जाता था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, 1000 दीनारी। वे देवगिरी, वारंगल और होयसल जैसे राज्यों को हराकर खिलजी वंश के दक्षिण भारत के सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था। तो अब यहाँ पर कई पूछा जा सकता है कि देवगिरी के जो है
सफल जो विजेता बने थे तो उसका सैन्य नेतृत्व किसने किया था, वारंगल का, होयसल का, तो कहीं का भी पूछा जा सकता है। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मलिक काफूर जो है बी ऑप्शन में मिल जाता है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में किस वर्ष शामिल हुआ था। तो भारत की बात करें तो भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो 1 जनवरी 1995 को इसके गठन के साथ ही आधिकारिक रूप से इसका हिस्सा बन गया था। इससे पहले भारत 1948 से GATT का सदस्य जो है था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1995 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है। तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस का चुन सकते हैं। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति राइट आंसर होगा। अगर डिटेल में बात करें तो यहाँ पर दिया भी है, हमने नोट कर रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार जब भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI का पद रिक्त हो या वे की अनुपस्थित हों, कहीं विदेशी दौरा में हों, तो भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब यहाँ पर तो पूछा गया है कि कौन जो है चुन सकता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार, तो यहाँ पर अनुच्छेद 126 के अनुसार, तो आर्टिकल भी आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखना होगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि UN यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 के सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी। तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र है इसके द्वारा साझा किए गए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य जो है उसके मूल्यांकन पर आधारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत को 112वां स्थान मिला था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों का वर्णन है। तो देखिए, जो गुप्त राजवंश के महान सम्राट थे समुद्रगुप्त, तो उनके दरबारी कवि हरिश्चंद्र द्वारा रचित इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान दिग्विजयों और उनकी महान उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि किस देश ने लगातार 90वें वर्ष विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में शीर्ष स्थान हासिल किया। यानी कहा जाए तो अपनी बेहतरीन सामाजिक सुरक्षा और उच्च जीवन के स्तर के कारण जो फिनलैंड देश है ये इसने लगातार 90वें साल विश्व खुशहाली सूचकांक, जिसको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कहा जाता है, तो उसमें 2026 में दुनिया में सबसे खुशहाल देश के रूप में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है और ये लगातार 9वीं बार है। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया कि प्रति सरकार यानी समानांतर सरकार में स्वयंसेवक दलों को क्या कहा जाता है। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था 1942 में, तो उसके दौरान महाराष्ट्र के सतारा में क्रांति सिंह नाना पाटिल द्वारा स्थापित की गई क्रांतिकारी प्रति सरकार, जिसको समानांतर सरकार के सशस्त्र व अनुशासित स्वयंसेवक और कानून व्यवस्था के रूप में जो है संभालने वाले दलों को तूफान दल कहा जाता था। तो यहाँ पर तूफान दल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में मिल जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने जो है लगभग अराउंड 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया।
अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये यहाँ तक आप आ गए हैं तो ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी जो है आपको डिटेल मिल जाते हैं एग्ज़ाम के तुरंत बाद। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का थीम मतलब दिवस 2025 का थीम क्या था, विषय क्या था। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2025 के लिए इसकी आधिकारिक थीम जो थी एफिशिएंस एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, यानी डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान करना निर्धारित की गई है, जो उपभोक्ता अदालतों में मामलों के तेज़ी से निपटारे पर जोर देती है। तो यही इसका थीम था, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर में सी में मिल जाता है, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर। सॉरी, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, यानी डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान करना जो है इसका मुख्य थीम था। मांड लोक संगीत किस राज्य की सबसे लोकप्रिय पारंपरिक शैली है। तो देखिए मांड लोक की बात करें तो राजस्थान की एक सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ठित लोक गायन शैली है और यह मुख्य रूप से राजपूतों के राजाओं के द्वारा दरबारों में विकसित हुई थी और प्रसिद्ध देशभक्ति लोकगीत केसरिया बालम आओ नी पधारो म्यारे देश इसी मांड शैली में गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था आप लोगों से कि प्रोजेक्ट चीता के तहत हाल ही में किस देश ने भारत को 8 चीते उपहार में दिए। तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन थे। तो देखिए अब अगर बात करें तो हाल ही में भारत ने चीतों को फिर से बसाने के लिए ऐतिहासिक प्रहोक्त चीता मिशन के तहत पहले चरण में नामीबिया कंट्री से 8 चीते जिसमें 5 मादा और 3 नर लाए थे, जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो किस मिशन के तहत इनको लाया गया था, तो प्रयोक्त चीता के, ठीक है, प्रहोक्त चीता के मिशन के तहत लाया गया था। और किस देश से लाया गया, जो पूछा गया है नामीबिया से लाया गया, ठीक है। और इसमें टोटल 8 चीते लाए गए हैं जिसमें से 5 मादा हैं और 3 नर हैं, ठीक है। और जिन्हें मध्य प्रदेश के, अब ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है कि मतलब कहाँ पर रखा गया, तो मध्य प्रदेश में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान है उसी में जो है इनको कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। नेक्स्ट पूछा गया था कि टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है। तो देखिए टच स्क्रीन एक ऐसी, जैसे आप मोबाइल को ही समझ लीजिए, इसमें आप क्या करते हैं टच करके इनपुट भी देते हैं और वहाँ पर डिस्प्ले पर जो भी दिखाई देता है रिजल्ट के रूप में तो वो आउटपुट के अंतर्गत हो जाता है, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस से मतलब दोनों प्रकार की डिवाइस बन जाती है टच स्क्रीन। नेक्स्ट पूछा गया था कि ओजोन परत की रक्षा के लिए ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है। तो देखिए आप लोगों को कुछ इस तरीके से आपको दिए गए थे ऑप्शन। यहाँ पर बात करें अगर डिटेल में ओजोन परत की, तो ओजोन परत जो है उसको नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जैसे हानिकारक पदार्थों को उपयोग को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे पर्यावरण इतिहास का सबसे सफल वैश्विक समझौता माना जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य या क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए जो दिलवाड़ा राज्य मंदिर है ये 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान बने संगमरमर के शानदार और नक्काशीदार दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में स्थित है, जो कि जैन धर्म के तीर्थकारों को समर्पित है। तो ये भी पूछा जा सकता है एक्स्ट्रा फैक्ट में कि किस धर्म से संबंधित है, तो ये जो है जैन से मतलब संबंधित है, जो कि यहाँ पर संगमरमर से बनाया गया। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपसे
पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट पूछा गया था कि ईंधन के जलने पर अत्यधिक विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन किस प्रक्रिया के कारण होता है। तो देखिए, जब किसी ईंधन जैसे कोयला, लकड़ी या पेट्रोल, डीजल को जलने से पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो वहाँ अपूर्ण दहन होता है, इनकम्प्लीट कम्बुस्टन होता है। और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अत्यधिक जहरीली गैस और रंगहीन गैस, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है, CO, उत्पन्न होती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका यहाँ पर इनकम्प्लीट कम्बुजन यानी अपूर्ण दहन किसके कारण होता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट अपूर्ण दहन के प्रॉपर तरीके से उसको नहीं जलाया जाता, जिस वजह से यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, ये आई थिंक थर्ड शिफ्ट में आपसे पूछा गया था, ठीक है ना, कि रंगावती लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है, जिसमें से आपके पास उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए, रंगावती जो है उड़ीसा का एक बेहद लोकप्रिय लोक नृत्य और गीत है, और यह मुख्य रूप से संबलपुरी संस्कृति का हिस्सा है और उत्सवों के दौरान बड़े पैमाने पर प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में रंगावती लोक नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस प्रसिद्ध अभिनेता को कमेंडेशन कार्ड यानी सराहना पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय सेना के जो प्रमुख है वो वर्तमान समय में कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो प्रसिद्ध नेता अभिनेता को कमेंडेशन कार्ड सराहना पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, लेकिन किस अभिनेता को। ठीक है, तो देखिए, जो हमारे सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने अभिनेता रणदीप हुड्डा को सैन्य इतिहास और वीर गाथाओं जैसे फिल्म, जिसमें स्वतंत्र वीर सावरकर और सेना से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट को सही ढंग से पर्दे पर लाने और समाज में सकारात्मक योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया। तो मेन यहाँ पर किस फिल्म के तहत दिया गया इनको, तो स्वतंत्र वीर सावरकर, ये फिल्म के तहत इनको जो है इस प्रोजेक्ट में जोड़ा गया है। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए, जो अनुच्छेद 26 है, यह इसके तहत भारत के सभी नागरिकों, धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना करें, उसका प्रबंधन करने और जंगम व स्थावर संपत्ति के स्वामित्व का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक मामलों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता, ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के मुख्य रूप से किससे संबोधित था। तो 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म, कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना और जमींदारी जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। तो भारत के संविधान की अगर बात करें तो इसके 10वीं जो अनुसूची है उसमें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था, और जो संसद या विधानसभा सदस्यों द्वारा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल करने पर उनकी अयोग्यता से संबंधित है। जो कि आजकल में दल बदल कहा जाए तो हर राज्य में, हर स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा, कोई इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है, कोई उस पार्टी से इस पार्टी में आ रहा है। ये तो आम बात हो गई है, अब तो आप समझ ही गए होंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन करने या लोकसभा को भंग करने का शक्ति प्राप्त है। तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 85 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए बुलाते हैं, सत्र का सत्रावसान करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विखंडित यानी भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर
नेक्स्ट 54 नंबर में क्या पूछा गया था, वर्ष 2025 में राजस्थान में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का कौन सा संस्करण खेला गया। जो वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेला गया तो उसकी मेज़बानी राजस्थान ने की थी। ठीक है, तो ये उसका 7वां संस्करण था, जिसमें देश भर के युवा एथलीटों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लिया, अलग अलग खेल में भाग लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर अमेरिका और कनाडा के प्रेयरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाने वाली गेहूं की फसल की कृषि विधि को क्या कहा जाता है। तो देखिए, अमेरिका और कनाडा के मैदानी इलाकों में कम श्रम और आधुनिक मशीनों कंबाइंड हार्वेस्टर की मदद से विशाल भूभाग पर जो खेती की जाती है उसे विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि कहते हैं, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन में मिल जाता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सभी का पूरा डिटेल दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, इस वजह से हमारा जो गला है वो सूख रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं, तो आप लोग देख लीजिए। बाकी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हर क्वेश्चन का मैं यहाँ पर डिटेल से रोक रहा हूँ, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 62 नंबर का हो गया, फिर 63 नंबर क्वेश्चन हो गया, उसके बाद 64 नंबर यहाँ पर मिल जाता है, जो कि हिस्ट्री से पूछा गया था। साइंस से ये क्वेश्चन था, ये प्राचीन भारत यानी हिस्ट्री से पूछा गया था। अगर बात करें 73 नंबर के, तो ये भी हिस्ट्री से पूछा गया था। और लास्ट 74 यहाँ पर मिल जाता है, तो इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो कहा जाता है, तो हाल ही में रूस की सीमा के करीब अपने सबसे बड़े सैन्य अभ्यास जैसे स्टेट फास्ट डिफेंडर का आयोजन कहाँ किया था। तो ये जो है नार्डिक देशों और बाल्टिक सागर के क्षेत्र में आयोजित किया था। ठीक है, यूरोप के, तो यूरोप के नार्डिक और बाल्टिक क्षेत्र यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 75 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर वीडियो में जो क्वेश्चन हमने बताया है 100% एकदम एक्यूरेट हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कराया है ये आपके द्वारा ही भेजा गया था। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम छात्र बोलते हैं कि हमारा नाम नहीं लेते हैं, तो जो छात्र क्वेश्चन को हमारे पास भेजेंगे तो उनका हम नाम हर वीडियो में लिया करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।